जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस समय जितने भी प्रतिभागी हैं, खासतौर पे यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, सब एग्जाम में लगे हुए हैं। और लगे क्यों ना, क्योंकि एग्जाम भी आपका बिल्कुल करीब है। 12 अक्टूबर को एग्जाम होना है, लिहाजा सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में मैं आज तीन जो है बहुत ही खास टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज हम लोग जो तीन सबसे खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनको रेखांकित कर देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे। पहला जो टॉपिक है वो है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे आज हम लोग, वो पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। आंदोलन। और तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो है लखनऊ समझौता। समझौता। तो चलिए, इतिहास बहुत ही वास्ट, बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। इतिहास को पूरी तरीके से समझ पाना, एक अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ इतिहास को समझना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर आप तत्परता के साथ लगातार मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, तो एक अच्छी खासी समझ आपके मन मस्तिष्क में विकसित हो जाएगी, खासतौर पर इतिहास को लेकर। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें चीजों को, चीजों के पक्ष विपक्ष, जो प्रॉस कॉन्स है उनको देखें, इसका क्या निष्कर्ष निकला है, तमाम तरह के पहलुओं पर भी हम जो है चर्चा करते हुए तमाम चीजों को देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार पहला जो टॉपिक है अपना, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911। साथियों, दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में 3 बार किया गया। दिल्ली दरबार खास तौर पे साम्राज्यवादी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक जो है, एक कह सकते हैं एक मंच और एक महफिल सजाना जिसको बोलते हैं, कि अपना हम प्रदर्शन करेंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। और उसमें क्या करवाया जाता था कि राजा का राज्यारोहण करवाया जाता था और जनता में एक मैसेज दिया जाता था कि देखिए राजा कितना शक्तिशाली है, उसका राजदंड कितना जो है वैभवशाली है, वो कितना जो है ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है। इस चीज को दिखाने के लिए, जनता में एक मैसेज देने के लिए इस सभा का आयोजन किया जाता था। और यह सभा खास तौर पे भारत में 3 बार, यह सभा भारत में 3 बार आयोजित आयोजित की गई। पहली बार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। दूसरी बार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तीसरी बार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग। तो ये 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बड़ा ही खास ये दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता था, वो होता था शक्ति का प्रदर्शन। अर्थात ब्रिटेन के जो राजा हुआ करते थे, ब्रिटेन का जो सिंहासन हुआ करता था, उसकी शक्ति का प्रदर्शन किस तरीके से किया जाए। तो जितने भी उसके कॉलोनियल स्टेट्स हुआ करते थे, जहां पे उनका राजपाट हुआ करता था, वहां पे जाकर ऐसे राज्यारोहण करते थे और अपना एक एक शक्ति का प्रदर्शन करते थे, ताकि डर और भय का माहौल बना रहे। ठीक है ना। तो ये सभा बहुत ही खास सभा थी, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया
किया गया। ठीक। जॉर्ज पंचम एवं उनकी रानी मैरी के राज्यारोहण एवं सम्मान में आयोजित, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आयोजित। जब आयोजित किया गया तो देश बड़ा ही संकट से जूझ रहा था। ध्यान दीजिएगा, संकट से उस समय देश बड़ा जूझ रहा था। हालांकि देश में संकट की शुरुआत अगर देखें तो 1896 के बाद से लगातार संकट की स्थिति बनी रही। अकाल वगैरह बहुत आम घटना थी और लोगों के अंदर अत्यधिक गरीबी थी। उस समय भारतीयों के अंदर अत्यधिक शोषण हो रहा था भारतीयों का। लिहाजा जो है ये उसी समय जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी का राज्यारोहण का प्रोग्राम तय होता है और वो दिल्ली में तय होता है। ठीक है, तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है, बड़ा ही विशाल दरबार। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन, ठीक है ना, शक्ति का प्रदर्शन। इसमें क्या किया जाता है? शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो शक्ति का प्रदर्शन होता है कि कितना शक्तिशाली जो है सम्राट, कितना शक्तिशाली है, ब्रिटेन का राजा कितना शक्तिशाली है, उसके वैभव को दिखाने के लिए, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए इस सभा का आयोजन किया जाता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम, उनकी रानी मैरी। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा इसी सभा में बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था को रद्द कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बंगाल को एक प्रांत बनाया गया, एक प्रांत बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा भैया बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भैया सिलहट को मिलाकर आसाम या असम राज्य को नवगठित किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ हुई? दिल्ली दरबार में हुई। ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली दरबार में तमाम चीजें हुई। बहुत ही खास दिल्ली दरबार का आयोजन था। इसमें तमाम डिसीजंस लिए गए। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? इसमें तमाम डिसीजंस लिए गए। और इसमें एक और डिसीजन भैया लिया गया, वो डिसीजन था भारत की राजधानी को कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली ले जाया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहा? दिल्ली। अब दिल्ली भारत की राजधानी हो गई। ध्यान दीजिएगा, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बात समझ में आ रही है? दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता बहुत समृद्ध हुआ करता था उस दौर में, और पूरा का पूरा इंटेंशन
पूरा का पूरा जो फोकस हुआ करता था ना ब्रिटिश सरकार का, वो कलकत्ता पे हुआ करता था। बड़ा ही समृद्ध राज्य था कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में अंग्रेजों ने अपने किताबों में लिखा है, कलकत्ता की जो है संपन्नता इतनी थी कि समझ लीजिए पूरा ब्रिटेन का 100 गुना। पूरा ब्रिटेन उस समय, जो ब्रिटेन की जो माली हालत थी, जो स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी 100 गुना से बेहतर जो है बंगाल अकेले था। बहुत संपन्न बंगाल था। बंगाल की संपन्नता में कई कारण थे। जो है सबसे बड़ा कारण था बंगाल की खाड़ी, जहां से उसके जो है पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होते थे। व्यापारिक मार्गों की वजह से बंगाल बहुत ज्यादा संपन्न था, और बंगाल को इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस किया अंग्रेजों ने, और बंगाल को सबसे पहले जीतने का काम भी किया। ठीक है, तो ये तो हो गया दिल्ली दरबार का आयोजन। अच्छा, एक और बात यहीं पे 1911 ईस्वी से संबंधित है। 1911 ईस्वी में ही कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। ठीक है ना। सरला देवी चौधरी, ये कौन थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इन्होंने, सरला देवी ने गाया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार सरला देवी ने गाया। एक इल्जाम लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा वो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है ना, इसमें बड़ा दुविधा है, इसको समझना आवश्यक है। बहुत से लोग इसमें जो है ब्लेम लगाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को कि आपने जो ये राष्ट्रगान लिखा है, ये तो अधिनायक जय है, मतलब वो जो है, जो ब्रिटेन का जो राजा था उसके सम्मान में आपने लिखा है, उसके स्वागत में लिखा है, उसकी जय हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस बात नहीं है। ये पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसमें इनकी भतीजी सरला देवी चौधरी ने पहली बार इसको गाया था। बस मेरी, हाँ, तो बिल्कुल ये जो है कहना गलत है, ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए, बिल्कुल एक गलत बात है। ठीक है, चलिए भी आगे। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोगों का है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता से पहले हम लोग पढ़ते हैं होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन बड़ा ही खास आंदोलन था। ये 1916 ईस्वी में, यह 1916 ईस्वी में जो है इसको चलाया गया। होम रूल जो है, खास तौर पे जो होम रूल आंदोलन पहली बार, होम रूल आंदोलन का सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित है। आयरलैंड में किए गए होम रूल आंदोलन से प्रेरित है। आंदोलन से प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी देसी सरकार होनी चाहिए। यहाँ के राष्ट्रवादियों, खासतौर पे गरम दल के नेताओं ने यह भी बात बोली कि एक जो है देसी सरकार हमारी हो, कैसी भी हो, एक देसी सरकार तमाम विदेशी सरकारों से बेहतर होती है, चाहे खूब सुविधा आपको दे दे सरकार, लेकिन देसी सरकार अगर आप में गरीब भी है तब पर भी बेहतर है। विदेशी सरकार से तब पर भी बेहतर है देसी सरकार। तो इन्होंने अपने स्वदेशी सरकार के बारे में इन्होंने जो है बात आगे बढ़ाई कि हमारा राज होना चाहिए, स्वराज की स्थापना होनी चाहिए और होम रूल होना चाहिए। ठीक है, ये अंग्रेजों का शासन ठीक नहीं है। तो इसमें भैया हम दो लोगों के रोल को देखते हैं, दो लोग। एक है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक, और एक है श्रीमती एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, इन दो लोगों ने अच्छा खासा काम किया होम रूल आंदोलन को जो है चलाने में, देश के अंदर चलाने में, फैलाने में और लोकप्रियता हासिल करने में, इसको एक लोकप्रिय बनाने में इन दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। और यहीं से इनका ग्राफ भी बढ़ता है। एनी बेसेंट का एक दौर था जब ये आंदोलन इन्होंने लॉन्च किया ना, तो ये इनका एक पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे थी, पॉपुलैरिटी अभी बताएंगे आपको। तो होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया। तिलक के अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो इन्होंने अप्रैल 1916 में इसको लॉन्च किया। ठीक है, पूना से लॉन्च किया, ध्यान दीजिएगा, पूना से लॉन्च किया। जबकि अगर बेसेंट की बात करें तो इन्होंने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास से इसको लॉन्च किया, मद्रास से लॉन्च किया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, बहुत ही खास पर्सनालिटी, इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो तिलक का जो तिलक का होम रूल, इसमें आपका कर्नाटक क्षेत्र, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर, बंबई जो शहर वाला इलाका है, जो शहर वाला इलाका है, बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र प्लस मध्य भारत एवं बीदर, इन इलाकों में तिलक का होम रूल आंदोलन काफी सक्रिय रहा। ठीक है ना, काफी सक्रिय रहा इनका। इन्होंने अप्रैल, मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि अप्रैल 1916 में इन्होंने प्रारंभ किया था पूना से। ठीक है ना, कहां से प्रारंभ किया था? पूना से प्रारंभ किया था। तो इनका भी स्कोप ठीक ठाक था तिलक का होम रूल का, लेकिन इनका बड़ा सीमित रहा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनका स्कोप तो था ही, लेकिन सीमित स्कोप था। when we compare the home rule league started by Tilak with that of any patient, we can say जो इनका था ये लिमिटेड था थोड़ा, इनका इसका स्कोप भी लिमिटेड था, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसके अलावा एनी पेशेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू किया। ठीक है, संपूर्ण भारत में तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में इनका स्कोप था। ध्यान दीजिएगा, एनिमेशन का इनकी लोकप्रियता उस समय चरम पे थी, लोकप्रियता चरम पे थी, ध्यान दीजिएगा, लोकप्रियता इनकी चरम पे थी, ध्यान देना भैया। इसके अलावा एनी बेसेंट का जो जो होम रूल था इनका, इनका जो होम था इसमें बड़े बड़े लीडर थे भैया, जैसे आपके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, एवं तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये बड़े बड़े लीडर्स जो है एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। ध्यान दीजिए, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्कोप था इनका। ठीक है ना, बहुत बड़ा स्कोप था। अब इनमें जो धार आई, इनमें जो भैया धार आई, तो तिलक ने खास तौर पे, तिलक ने होम रूल का प्रचार केसरी एवं
मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से किया, समाचार पत्रों के माध्यम से किया, ठीक है, किया। केसरी जो था इनका समाचार पत्र था जो कि मराठी लैंग्वेज में था, जबकि मराठा जो था वो अंग्रेजी लैंग्वेज में था, ठीक है। तो इसका खूब अच्छा खासा इन्होंने मदद प्राप्त किया केसरी मराठा के माध्यम से, और अपने होम रूल लीग को आगे बढ़ाने का काम किया, फैलाने का काम किया। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। और अगर यही बात हम एनी बेसेंट के बारे में कहें तो इनका एक किताब थी न्यू इंडिया, ठीक है, ये किताब। इसके अलावा इनकी एक पत्रिका थी साप्ताहिकी कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। तो इन दोनों के माध्यम से न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, तो इन दोनों के माध्यम से इनके माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने ही ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की, ठीक है ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 में स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खास टॉपिक है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये पत्रिका है इनकी, ये वीकली है, वीकली पत्रिका है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनके माध्यम से एनी बेसेंट ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया और लोकप्रियता हासिल करी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई यहीं से, ठीक है। अब इनकी लोकप्रियता का क्या फायदा हुआ, क्या असर दिखा, क्या फायदा हुआ इनकी लोकप्रियता का, आगे देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता बहुत ही खास टॉपिक है, लखनऊ समझौता, ठीक है। तो लखनऊ समझौता क्या है? लखनऊ समझौता खास तौर पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य किया गया एक समझौता है, जो कि बड़ा ही जो है रेयर था, लेकिन पॉसिबल हो गया और समझौता हो गया कुल मिला के, क्योंकि दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा संजोग स्थापित हुआ कि जो है ये समझौता हुआ। तो ये क्या था भैया समझौता? आईएनसी एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, ठीक है, मध्य समझौता हुआ। ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से ये समझौता हो पाया, ठीक है। ये समझौता क्यों हुआ? ये समझौता इसलिए हुआ कि अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया खलीफा के साथ, जो अत्याचार किया उससे मुसलमान काफी नाराज हो गए, और जब मुसलमानों को ये पता चला कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया खलीफा के साथ, उसके साथ बेहुरमती की है, उसकी बेइज्जती की है, तो ऐसी स्थिति में, और मुसलमानों का अच्छा खासा दमन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग का एक जो है ना एक सेंटिमेंट बना अंग्रेजों के खिलाफ, इनके खिलाफ हमको काम करना है, लिहाजा उन्होंने दूरी अपनी जो है वो पाटनी चाहिए, दूरी पाटनी चाहिए। और मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम लीग का कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का 1915 में मुंबई में अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस के भी कई सदस्य भाग लेते हैं, और इस बात पे सहमति होती है कि हम लोग आगे साथ में मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से लड़ना ठीक नहीं है,
इस समय देश को एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, जन जन की आवश्यकता है, जन भागीदारी की जरूरत है। अलगाव जो है हमको कमजोर करेगा, लिहाजा मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो है अगला सेशन था 1916 वाला है, 15 में बात हुई है, ये 1915 में बात हुई, एक साथ मिले लोग बंबई में और बात हुई ऐसा है कि हम लोग अगला जो है सेशन कहाँ करेंगे, हम लोग करेंगे जो है लखनऊ के अंदर, और साथ साथ करेंगे। तो इसीलिए दोनों साथ साथ समझौता किए, ठीक है ना। इस समझौते में क्या क्या बातें हुई ध्यान दीजिएगा। बातें ये हुई कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के राष्ट्रवादी प्रस्ताव को समर्थन दिया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी प्रस्ताव क्या था? राष्ट्रवादी प्रस्ताव यह था कि मतलब राष्ट्र के जो लड़ाई लड़नी है आगे, हमको राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो लड़ाई लड़नी है, उसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि आपको जो है हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तो मुस्लिम लीग ने कहा ठीक है हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना। इसके बदले में क्या समझौता हुआ? इसके बदले में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है उसको आपको मान्यता देनी पड़ेगी, वो चलता रहना चाहिए। तो कहें ठीक है कर दिया जाए। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए मुस्लिम लीग ने एक और मांग रखी थी, माइनॉरिटीज के लिए आपको स्थान जो है प्रांतीय विधानसभाओं में सुनिश्चित करना है, आपको उनके लिए बढ़िया स्थान होना चाहिए, बात समझिए। तो उनके लिए बढ़िया स्थान होना चाहिए, तो स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने कहा ठीक है। तो मिला कि ये समझौता बहुत ही खास था, दोनों एक मंच पे आ गए, ठीक है ना, एक मंच पे आ गए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब लखनऊ समझौता कई चीजों के लिए खास है। लखनऊ समझौता में एक चीज और हुआ, क्या हुआ? ये तो अभी हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो पैक्ट हुआ तो हुआ है, एक और पैक्ट होता है। पैक्ट क्या? तालमेल। गरम दल व नरम दल के बीच समझौता, इनके बीच भी समझौता होता है, गरम दल और नरम दल, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इनके मध्य जो विभाजन है, जो विभाजन हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। अब इनको एक करने का काम जो किया, दो लोगों ने किया। पहला किया तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरा किया बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट। इन लोगों ने कहा कि भैया आप लोग साथ आइए, इस तरीके से देश कमजोर हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, ठीक है। यह एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की आयरिश महिला थी, ठीक है? इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता भी थी, ठीक है। इस सोसाइटी की लीडर भी थी, ठीक है, ध्यान दीजिए, सदस्य लीडर जो भी है, लीड भी किया इन्होंने। तो तिलक और इनकी ये काफी लोकप्रिय थे। इनके प्रयासों से गरम दल व नरम दल एक साथ हो गए, ठीक है भाई। इनकी बात कोई टालता नहीं था। अब लोकप्रियता का आलम यह था कि एनी बेसेंट 1916 में समझौता कराती हैं
और इसके बाद 1 साल बाद 1917 वाले अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और लखनऊ समझौता में जो जो समझौता होता है लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता आपको मैं लिखवा दूं, एक लाइन और। लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। तो कुल मिला के एनी बेसेंट ने अच्छा खासा काम किया, तिलक साहब ने भी अच्छा खासा काम किया, दोनों की लोकप्रियता चरम पे थी। ध्यान दीजिएगा 1915 इसके 1 साल पहले ही जो है, अगर आप देखें तो वो भी साल बड़ा खास साल था। गोपाल कृष्ण गोखले, हालांकि फिरोज शाह मेहता, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया साल नहीं रहा इसके पहले वाला साल, क्योंकि गांधी जी से मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले की होती है, उसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है और उसी वर्ष फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है 1915 में। दो बहुत ही प्रोमिनेंट जो है, जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो नरम दल के नेता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल इन दोनों के मध्य जो है गरम दल नरम दल भी एक होते हैं, इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक होती है, और यहाँ से दोनों एक साथ काम करते हैं। और ये काम ऐसा नहीं है कि अभी तक रहा, ये काम चलता रहा। ये अब 1916 में जो पैक्ट बना ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, ये पैक्ट चलता रहा 1922 तक चलता रहा, खासतौर पर चौरी चौरा केस तक। जब तक चौरी चौरा कांड नहीं हुआ तब तक इनके बीच तालमेल बना रहा, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से एक बार फिर अलग हो गई। वो क्या केस है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस किए गए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। प्यार और जो है सम्मान बना के रखें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।